नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं रचना। शुरुआत करेंगे सुपरफास्ट 100 की। और आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। सुपरफास्ट 100 में बात सबसे पहले बीजेपी को झटके की। आंध्र और तेलंगाना में सीटों के बंटवारे को लेकर बीजेपी और टीडीपी में बात नहीं बन पाई है। यहां बीजेपी लोकसभा और विधानसभा चुनाव अकेले ही लड़ेगी। बीजेपी की तेलंगाना इकाई ने चंद्रबाबू नायडू को झटके की। आंध्र और तेलंगाना में सीटों के बंटवारे को लेकर बीजेपी और टीडीपी में बात नहीं बन पाई है। यहां बीजेपी लोकसभा और विधानसभा चुनाव अकेले ही लड़ेगी। बीजेपी की तेलंगाना इकाई ने चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी से बीजेपी का समझौता न होने की घोषणा की। बीजेपी आंध्र और तेलंगाना क्षेत्र की सभी लोकसभा और विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बीजेपी उम्मीदवारों के चयन में जुटी हुई है। नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र और कर्नाटक में चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। महाराष्ट्र में मोदी 4 जगहों पर रैली करेंगे। वहीं कर्नाटक के बेलगाम और बीजापुर में मोदी जनसभा को संबोधित करने पहुंचेंगे। बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह आज असम के दौरे पर रहेंगे। राजनाथ सिंह करीमगंज, जोकमोका और सुखान में आम जनसभा को संबोधित करेंगे। बीएसपी सुप्रीमो मायावती भी चंडीगढ़ में चुनाव प्रचार करती नजर आएंगी। मायावती अंबाला में भी चुनावी जनसभा को संबोधित करने पहुंचेंगी। आज यूपी के सीएम अखिलेश यादव गाजियाबाद में रैली करने वाले हैं। इसके अलावा अखिलेश यादव अलीगढ़ में भी जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके अलावा पार्टी के आजम खां फैजाबाद के गुलाबबाड़ी में रैली करेंगे। चंडीगढ़ आज रैलियों के रविवार में तब्दील होने वाला है। यहां अरविंद केजरीवाल, हरीश रावत और मायावती चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। केजरीवाल आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार गुलपनाग के लिए वोट मांगेंगे। वहीं उत्तराखंड के सीएम हरीश रावत पवन कुमार बंसल के पक्ष में प्रचार करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी आज दिल्ली में रैली करेंगी। यहां नई दिल्ली के करोल बाग इलाके में बने अजमल खां पार्क में सोनिया लोगों को संबोधित करेंगी। शाम 4 बजे रैली होनी है और कांग्रेसी कार्यकर्ता रैली में भीड़ जुटाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा सोनिया गांधी असम के दौरे पर रहेंगी। यहां के नॉर्थ लखीमपुर में कांग्रेस उम्मीदवार रानी नराह के लिए सोनिया प्रचार करने पहुंचेंगी। इसके अलावा सोनिया गांधी असम के दौरे पर रहेंगी। यहां के नॉर्थ लखीमपुर में कांग्रेस उम्मीदवार रानी नराह के लिए सोनिया प्रचार करने पहुंचेंगी। नरेंद्र मोदी को जान से मारने की धमकी देने के आरोपी कांग्रेस उम्मीदवार इमरान मसूद के पक्ष में राहुल गांधी ने सहारनपुर में प्रचार किया। इस दौरान उनके साथ मंच पर इमरान मसूद की पत्नी और बेटी भी मौजूद थी। पहले खबर आई थी कि मसूद की गिरफ्तारी और उनके जेल जाने के चलते राहुल की रैली रद्द कर दी गई है। राहुल की मौजूदगी में इमरान मसूद की पत्नी ने मंच से लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि उनके पति को विरोधियों ने साजिश करके फंसाया। उन्होंने मंच से रोते हुए पति की गिरफ्तारी के लिए विरोधियों पर हमला बोला। मोदी के धमकाने वाले इमरान मसूद के बचाव में उतरे राहुल, कहा बयान 6 महीने पुराना है। सहारनपुर में किया प्रचार। वहीं गिरफ्तारी के बाद भी मसूद के तेवर अभी भी बरकरार हैं और कहा है कि मोदी के खिलाफ 100 बार जेल में जाने के लिए तैयार हैं। साथ ही राहुल गांधी ने इशारों में कांग्रेसी नेताओं को हिदायत भी दी कि हमें सभी से प्यार से पेश आना चाहिए, चाहे वो दोस्त हो या फिर दुश्मन। राहुल भले ही इमरान मसूद का बचाव कर रहे हो, लेकिन कांग्रेस सांसद संदीप दीक्षित ने मसूद को पार्टी से निकालने की मांग कर डाली है। संदीप दीक्षित ने एक अखबार से बातचीत के दौरान कहा कि नफरत फैलाने वाले लोगों को चुनाव लड़ने की इजाजत नहीं मिलनी चाहिए। इससे पहले कांग्रेस उम्मीदवार इमरान मसूद को पुलिस ने कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने मसूद को 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया। पुलिस ने गिरफ्तारी के बाद मसूद को देवबंद की एससीजीएम कोर्ट में पेश किया। इमरान मसूद की कोर्ट में पेशी के दौरान उनके समर्थकों ने हंगामा भी किया। पेशी के बाद जेल ले जाते वक्त मसूद ने कहा कि वो मोदी से कभी माफी नहीं मांगेंगे। उन्होंने कहा कि मोदी विरोध के चलते वो एक बार नहीं 100 बार जेल जाने को तैयार है। उधर इमरान मसूद को लेकर बीजेपी के तल्ख तेवर बरकरार है। मुख्तार अब्बास नकवी की अगुवाई में बीजेपी का एक प्रतिनिधिमंडल मुख्य चुनाव आयुक्त से मिला और मसूद की उम्मीदवारी रद्द करने की मांग की। बगावत के बाद जसवंत सिंह की बीजेपी से छुट्टी हो गई है। 6 साल के लिए उन्हें पार्टी से निकाला गया है। बाड़मेर से अब वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। 24 घंटे में बीजेपी से छुट्टी होने पर बौखलाए साबिर, कहा आरोप साबित करें नकवी, नहीं तो मानहानि का केस करें। साबिर अली ने चुनौती देते हुए कहा कि अगर मुख्तार अब्बास नकवी उन पर लगाए गए आरोप साबित कर दें तो वो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। साबिर अली ने कहा कि नकवी जैसे लोगों ने बीजेपी को मुसलमानों से काट कर रखा है। हवा के कनेक्शन भी, आदमी तो छोड़ो, मेरे फरिश्ते का कनेक्शन भी अगर पता चल जाएगा तो बिना बोले आगे चल के सीना ठोक के मैं राजनीति छोड़ दूंगा हमेशा के लिए, पूरी जिंदगी भर। इससे पहले शुक्रवार को बीजेपी में शामिल किए गए साबिर अली की सदस्यता रद्द कर दी गई। बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह के इस फैसले की जानकारी बीजेपी प्रवक्ता रविशंकर प्रसाद ने दी।
राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजनाथ सिंह जी ने श्री साबिर अली की सदस्यता को निरस्त करने का निर्णय किया है। साबिर अली ने शुक्रवार को ही बीजेपी की सदस्यता ली थी। इसके बाद से लगातार बीजेपी के अंदर उनके खिलाफ आवाज बुलंद हो रही थी। ट्विटर के जरिए बीजेपी प्रवक्ता मुख्तार अब्बास नकवी ने मोर्चा खोला तो इसमें विनय कटियार, कलराज मिश्र और बलबीर पुंज जैसे नेता जुड़ते चले गए। साबिर के विरोध में आए नेताओं का मानना था कि उन्हें बीजेपी में शामिल करने के मामले में पार्टी से चूक हुई है। इनका मानना था कि सबको विश्वास में लेकर ही किसी को पार्टी में शामिल किया जाना चाहिए था। इस विरोध के आगे चलते हुए बीजेपी ने साबिर की सदस्यता रद्द कर दी। अपने नेताओं के विरोध के आगे बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को झुकना जरूर पड़ा, लेकिन पार्टी ने विरोध के सुर बुलंद करने वाले नेताओं को चेतावनी भी दी है। पार्टी ने कहा है कि आगे से किसी नेता को ऐसे मामलों में कुछ कहना हो तो वो पार्टी फोरम पर कहे। पार्टी के कोई कार्यकर्ता या पदाधिकारी उनको पार्टी के फैसलों के बारे में कुछ भी कहना है, उसे पार्टी के अंदर के फोरम पर ही कहा जाए। इससे पहले बीजेपी में शामिल होने के बाद बढ़ते बवाल को देखते हुए साबिर अली ने बीजेपी को चिट्ठी लिखी। चिट्ठी में उन्होंने कहा कि उनके ऊपर लगे आरोपों की जब तक जांच नहीं हो जाती तब तक उनकी सदस्यता स्थगित रखी जाए। यूपी के बागपत में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए नरेंद्र मोदी एक बार फिर कांग्रेस पर बरसे। मोदी ने कहा कि आजादी की लड़ाई के लिए अंग्रेज मुक्त भारत का नारा था और अब कांग्रेस मुक्त भारत का नारा देना होगा। 1857 का स्वातंत्र संग्राम था स्वराज्य के लिए, अंग्रेज मुक्त भारत के लिए। 2014 का संघर्ष है कांग्रेस मुक्त भारत के लिए। बागपत में मोदी ने कांग्रेस के सहयोगी आरएलडी के अजित सिंह पर सीधा वार किया। मोदी ने कहा कि उनके पिता ने किसानों के संघर्ष के लिए कांग्रेस छोड़ दी थी, लेकिन वो है कि सत्ता के लिए उन्हीं की गोद में चले गए। मोदी ने बागपत से आरएलडी के उम्मीदवार अजीत सिंह को हवाई नेता कहा। उन्होंने कहा कि बागपत को जमीनी नेता की जरूरत है। यूपी में बिजली समस्या को लेकर नरेंद्र मोदी ने अखिलेश सरकार पर निशाना साधा। मोदी ने कहा कि गुजरात में 2 मिनट बिजली चली जाती है तो बड़ी खबर बन जाती है, यूपी में तो 2 मिनट ही बिजली आना बड़ी खबर है। गुजरात में बिजली जाए तो बहुत बड़ी खबर बन जाती है, लेकिन उत्तर प्रदेश में बिजली आए तो बड़ी खबर बन जाती है। बागपत में बीजेपी के पीएम कैंडिडेट नरेंद्र मोदी ने अपनी विचारधारा से प्रभावित एक विकलांग युवक को मंच पर बुलाकर मुलाकात की। मोदी ने युवक को मंच पर बुलाकर अपने बगल पर की कुर्सी पर बिठाया तो युवक उनके पैरों में झुक गया, जिस पर मोदी ने उसे गले लगा लिया। आतंकवाद पर राजनीति करने को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीजेपी और मोदी पर बड़ा हमला बोला है। नीतीश ने अपने फेसबुक पेज पर डाली एक पोस्ट में लिखा है कि आतंकवाद पर राजनीति करने वालों का बस एक ही नारा है, दे दे राम, दिला दे राम, जैसे भी हो पीएम की कुर्सी पर बिठा दे राम। बीजेपी के पीएम कैंडिडेट नरेंद्र मोदी की नीयत पर सवाल उठाते हुए उन्होंने लिखा कि आतंकवाद को सांप्रदायिक के चश्मे से देखने वाले नेता सिर्फ समाज को तोड़ना चाहते हैं, वोट बटोरना चाहते हैं। उनके पास इससे निपटने की न नीति है और न ही नीयत। नीतीश ने बिना नाम लिए मोदी पर जलन की भावना का भी आरोप लगा दिया और लिखा कि बढ़ते बनते बिहार से ये चिढ़ते हैं और मुझे समझते हैं अपने रास्ते का सबसे बड़ा बाधक, लेकिन हम तो साधक हैं बिहार के, देश के। दिन रात बिहार को आगे बढ़ाने के लिए काम करते हैं। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए 7 उम्मीदवारों की नई लिस्ट जारी की है। इसमें गुजरात से 3, राजस्थान, छत्तीसगढ़, यूपी और तमिलनाडु से एक उम्मीदवार का नाम घोषित किया गया है। गुजरात के भरूच से जयेश पटेल को पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं सूरत से नौशाद देसाई को और नक्सारी से मकसूद मिर्जा को मैदान में उतारा गया है। कांग्रेस ने यूपी के हमीरपुर से प्रीतम सिंह को टिकट दिया है। वहीं छत्तीसगढ़ के रायपुर से सत्यनारायण शर्मा को उम्मीदवार बनाया गया है। राजस्थान के भरतपुर से डॉक्टर सुरेश चंद्र यादव और तमिलनाडु के विल्लुपुरम से श्रीमती के रानी को पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। मुरादाबाद में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने चुनावी चौपाल लगाई। पीतल कारोबारियों और लोगों से मुलाकात करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि झूठे वादे करना आदत नहीं, मैंने झूठे वादे किए तो अगली बार आप लोग जूते मारो। चुनावी चौपाल में राहुल गांधी ने एक एक करके कई लोगों की समस्याएं जानी। राहुल गांधी ने विकास के लिए कांग्रेस को जिताने की अपील करते हुए कहा कि मैं 2 दिन नहीं बल्कि 10-15 साल की राजनीति करने आया हूं। मुरादाबाद पहुंचे कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी को लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा। राहुल ने बर्तन व्यापारियों के साथ चौपाल लगाई थी, जिसमें 400 लोग ही राहुल के पास पहुंच सके, जिससे नाराज प्रदर्शनकारियों ने कहा कि राहुल सिर्फ कांग्रेसियों से ही मिलने आए हैं।
पीएम मनमोहन सिंह ने असम से चुनाव प्रचार की शुरुआत की। शिवसागर में जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम ने सरकार की उपलब्धियां गिनवाई। पीएम ने कहा कि यूपीए के कार्यकाल में 3 गुना गरीबी कम हुई है। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने हरियाणा के जींद में रैली की। केजरीवाल ने कहा कि 2014 का चुनाव सियासत का टर्निंग पॉइंट साबित होगा और इसमें बड़े बड़े नेता धराशायी होंगे। हरियाणा में अपने चुनाव अभियान को जारी रखते हुए आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने जींद में रोड शो किया। रोड शो के जरिए केजरीवाल लोगों से मुखातिब हुए और अपने प्रत्याशी के लिए वोट मांगे। आम आदमी पार्टी को चुनाव से पहले ही एक और झटका लगा है। राजस्थान के अजमेर से लोकसभा उम्मीदवार अजय सोमानी ने अपना नाम वापस ले लिया। इसमें नाराज कार्यकर्ताओं ने उनके ऊपर स्याही डालकर उनके खिलाफ नारेबाजी की। वहीं यूपी के एटा लोकसभा सीट से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार दिलीप यादव ने भी टिकट वापस कर दिया है। उन्होंने पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा देते हुए आप नेता संजय सिंह पर दूसरी पार्टियों से साठगांठ का भी आरोप लगा दिया। एनसीपी नेता और केंद्रीय कृषि मंत्री शरद पवार ने बीजेपी और नरेंद्र मोदी पर हमला बोला है। पवार ने कहा कि भले ही स्मार्ट सर्वे में मोदी की लहर दिख रही हो, लेकिन जनता चेहरा देखकर वोट नहीं करती। मोदी के विकास के दावे झूठे हैं। गुजरात का विकास गिरा है। शरद पवार ने कहा कि इस बार बीजेपी और कांग्रेस में से किसी को भी बहुमत नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा कि यूपीए 2 में कई खामियां रही, फिर भी सरकार पूरे 5 साल तक चली। इसके लिए प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को क्रेडिट देना चाहिए। आजमगढ़ लोकसभा सीट से एसपी सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव के खिलाफ मौलाना आमिर राशिद मदनी चुनाव मैदान में उतर गए हैं। मदनी राष्ट्रीय ओलमा काउंसिल के अध्यक्ष हैं। जानकारों के मुताबिक मौलाना के उतरने से मुलायम सिंह की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। आजमगढ़ से मुलायम के खिलाफ ओलमा काउंसिल के राष्ट्रीय अध्यक्ष को चुनाव मैदान में उतारने का ऐलान होते ही कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाना शुरू कर दिया है। लोगों ने ये कहा कि वो आजमगढ़ से मुलायम सिंह यादव को हराकर ही दम देंगे। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी ने कहा कि मुलायम के खिलाफ मौलाना मदनी के उतरने का कोई असर नहीं पड़ेगा और नेताजी भारी मतों से जीतेंगे। यूपी के बिजनौर से आरएलडी उम्मीदवार फिल्म अभिनेत्री जयप्रदा लोगों से वोट मांगने के लिए गांव-गांव घूम रही हैं। जयप्रदा 10 अप्रैल को होने वाली वोटिंग में वोट देने की अपील कर रही हैं। झांसी के चिरगांव में एक जनसभा के दौरान बीजेपी की फायर ब्रांड नेता उमा भारती रो पड़ी। दरअसल उमा कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी पर हमला बोल रही थी। उमा ने कहा कि वो रायबरेली से चुनाव भले न लड़ रही हो, लेकिन फिर भी कांग्रेस अध्यक्ष को हराने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगी। ये कहते कहते वो भावुक हो गई। वडोदरा से कांग्रेस उम्मीदवार मधुसूदन मिस्त्री कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। मधुसूदन को पार्टी ने यहां से बीजेपी पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी के सामने उतारा है। मां दुर्गा के सप्तशती मंत्र के मोदीकरण को लेकर राजनीति गर्मा गई है। मोदी पर आधारित इस श्लोक को लेकर समाजवादी पार्टी ने विरोध प्रदर्शन किया। एसपी कार्यकर्ताओं ने मोदी का राक्षस रूपी पुतला बनाकर गंगा में विसर्जित किया। दरअसल वाराणसी में बीजेपी के साहित्य और प्रकाशन प्रकोष्ठ की ओर से जारी एक पोस्टर में मां दुर्गा की पूजा के वक्त पढ़े जाने वाले श्लोक को मोदी के माफिक बनाने की कोशिश की गई है। समाजवादी पार्टी ने इसी को लेकर विरोध जाहिर किया। दिल्ली में बीजेपी प्रत्याशियों ने प्रचार अभियान तेज कर दिया है। इसी सिलसिले में शनिवार को देर रात तक वेस्ट दिल्ली से बीजेपी के उम्मीदवार प्रवेश वर्मा ने वोट मांगा। प्रवेश वर्मा ने जनकपुरी इलाके में जनसभा को संबोधित किया और लोगों से नरेंद्र मोदी को पीएम बनाने की अपील की। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से बीजेपी उम्मीदवार मनोज तिवारी लोगों को लुभाने के लिए कई तरह के नुस्खे अपना रहे हैं। चुनाव प्रचार के दौरान मनोज तिवारी कभी गाना गाकर तो कभी डांस कर लोगों से वोट देने की अपील कर रहे हैं। कानपुर से बीजेपी के उम्मीदवार मोती मनोहर जोशी ने रोड शो के जरिए लोगों से वोट मांगा। जोशी ने पहले एक मंदिर में अपनी जीत के लिए पूजा अर्चना की, फिर लोगों से मुलाकात का सिलसिला शुरू किया। दिल्ली के मतदाताओं को जागरूक करने के लिए चुनाव आयोग वोटर जागरूकता मुहिम चला रहा है। इसी के तहत शनिवार को राजौरी गार्डन के एक मॉल में आयोग की तरफ से एक ब्रांड कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के जरिए लोगों से वोट करने की अपील की गई। लखनऊ में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए स्थानीय महिला व्यापारियों ने मशाल जुलूस निकाला। इस जुलूस के जरिए महिलाओं ने मतदाताओं से वोट करने की अपील की। महिलाओं का जुलूस हिंदी संस्थान से शुरू होकर हजरतगंज चौराहे तक चला। अरुणाचल में 11 कांग्रेसी विधायकों के निर्विरोध चुने जाने पर कार्यवाहक सीएम नबाम तुकी ने खुशी जाहिर की। तुकी ने इन 11 विधायकों की बैठक ली। नबाम तुकी ने कहा कि अरुणाचल में कांग्रेस पर लोगों का भरोसा है और उसी भरोसे का ये नतीजा है। कांग्रेस का तो एडवांटेज है, इसमें से तो 11 सीट तो जीत चुका है,
और 30-40 सीट मिलने में तो कोई दिक्कत नहीं है। जो हमारा जितना भी उम्मीदवार है सब अच्छा से लड़ रहा है। मुझे तो पूरा विश्वास है एब्सोल्यूट मेजोरिटी तो आएगा। नवाब तुर्की ने कहा कि हाल ही में बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी पासीघाट पहुंचे थे, लेकिन उनकी हवा यहां नहीं बह रही। इसके पहले बीजेपी ने 2 विधानसभा क्षेत्रों से नामांकन वापस लेने वाले अपने उम्मीदवारों के साइन फर्जी बताए थे और चुनाव आयोग से शिकायत की थी। नरेंद्र मोदी जी विजिट जरूर किया है हमारा प्रदेश में। पता नहीं है उनका यहाँ प्रदेश में पैर लगते ही 11 अनअपोज हो गया। वो भी जिस डिस्ट्रिक्ट में जो नरेंद्र मोदी जी विजिट जरूर किया है हमारा प्रदेश में। पता नहीं है उनका यहाँ प्रदेश में पैर लगते ही 11 अनअपोज हो गया। वो भी जिस डिस्ट्रिक्ट में जो विजिट किया था पासीघाट में, वहाँ में से एक विधायक अनअपोज हो गया है। सत्यमेव जयते 2 के आखिरी एपिसोड में आमिर खान वोट का महत्व बताते हुए नजर आएंगे। आमिर खान के इस शो का आखिरी एपिसोड आज प्रसारित होने वाला है। झारखंड के खूंटी में पुलिस ने एक सेंट्रो कार से 20 लाख रुपए कैश बरामद किया। 2 लोगों को हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ भी कर रही है। वहीं कोऑपरेटिव बैंक इन रुपयों पर अपना दावा पेश कर रहा है, हालांकि वो संबंधित दस्तावेज नहीं दे सके। झारखंड के रामगढ़ में पुलिस ने करीब 37 लाख रुपए और 4 किलो चांदी बरामद की है। गोला थाना के चेक पोस्ट पर चेकिंग के दौरान पुलिस ने पैसा और चांदी बरामद की। पुलिस के मुताबिक चांदी और पैसा रजरप्पा थाने के सुनार मोहल्ले में कोलकाता ले जाया जा रहा था। इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार कर डीसी की अगुवाई में मामले की जांच की जा रही है। नाबालिग से यौन शोषण मामले में आसाराम को जोधपुर सेशंस कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने पीड़ित को नाबालिग माना है, जिससे अब आसाराम पर लगा पॉक्सो एक्ट हट नहीं सकेगा। दरअसल आसाराम ने पीड़ित लड़की को बालिग बताते हुए कोर्ट में एक अर्जी लगाई थी। आसाराम ने कुछ LIC पॉलिसी के दस्तावेजों के आधार पर लड़की को बालिग बताया था, लेकिन जांच के बाद कोर्ट ने आसाराम की अर्जी खारिज कर दी। अर्जी के जरिए आसाराम ने पॉक्सो एक्ट को हटाने की मांग की थी। आसाराम के साधक उन्हें जमानत दिलाने की कोशिश में जुटे हुए थे। उधर पीड़िता के स्कूल प्रिंसिपल को धमकी भी दी गई थी। 2002 के गुजरात के पाटन दंगा मामले में सेशन कोर्ट ने बीजेपी विधायक शंकर चौधरी समेत 51 आरोपियों को बरी कर दिया है। 2002 में पाटन में नमाज के दौरान हुई फायरिंग में 2 लोग मारे गए थे। MP के भोपाल में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की एक डिप्टी कमिश्नर को घूस लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। CBI ने डिप्टी कमिश्नर पूनम राय और उनके पति और 3 दूसरे लोगों को गिरफ्तार किया है। पूनम के पति बीजेपी के नेता हैं। आरोप है टैक्स में कटौती को लेकर पूनम ने एक बिल्डर से 18 लाख रुपए घूस मांगा था। इसकी शिकायत पर CBI ने कार्रवाई की और घूस लेते पूनम और उनके पति को गिरफ्तार कर लिया। भारतीय एयरफोर्स के परिवहन विमान हरक्यूलिस C-130J की दुर्घटना के बाद एक बार फिर से देश के रक्षा सौदे सवालिया घेरे में आ गए हैं। रक्षा मंत्रालय पर सैन्य बलों के आधुनिकीकरण और साजो सामान के खरीद के नाम पर दलाली करने के आरोप लग रहे हैं। हालांकि रक्षा मंत्री AK एंटनी ने ऐसे आरोपों को खारिज किया है। उन्होंने कहा कि वायुसेना की प्रक्रिया के तहत ही हरक्यूलिस का चयन हुआ था और इसके पीछे कोई राजनीतिक मंशा नहीं थी। उधर राजस्थान की करौली जिले में चंबल नदी के झूझूघाट इलाके में हुए हरक्यूलिस हादसे के बाद पूरा इलाका छावनी में तब्दील हो गया। वायुसेना ने करीब 1 किलोमीटर क्षेत्र को अपने कब्जे में ले लिया और वायुसेना की 2 टीमें क्षतिग्रस्त विमान का मलबा इकट्ठा करने में जुटी हुई है। एयरफोर्स के सुपर हरक्यूलिस विमान हादसे में शहीद होने वाले विंग कमांडर राजीव नैयर की आगरा में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। उनके 6 साल के बेटे ने उन्हें मुखाग्नि दी। जयपुर में एक युवती ने फिल्मी अंदाज में खुदकुशी की कोशिश की। युवती एक ओवर ब्रिज पर रेलिंग पर चढ़ गई, चीखने चिल्लाने लगी। मौके पर पहुंची पुलिस ने युवती को समझाया, लेकिन युवती नहीं मानी और कूद गई। युवती ब्रिज की रेलिंग पर खड़ी हुई थी और देखते ही देखते रेलिंग से कूद गई। हालांकि नीचे खड़े लोगों ने युवती को संभाल लिया। उसे बस पैर में मामूली चोट आई। बताया जा रहा है कि लड़की घर वालों से नाराज चल रही थी। पंजाब के संगरूर में एक निजी कंपनी ने खतरनाक मोटर बाइक स्टंट करवाया। आप देख सकते हैं बाइकर्स लोगों की मौजूदगी में अपनी जान को जोखिम में डालकर खतरनाक स्टंट दिखा रहे हैं। जरा सा चूकने पर बाइकर्स को गंभीर चोट भी लग सकती है। अब इन जनाब को देखिए, लोगों के मनोरंजन के लिए कैसे ये बाइकर्स भी अपनी जान पर खेल रहा है। एक निजी कंपनी अपने प्रोडक्ट के प्रमोशन के लिए कई लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर रही है। दरअसल निजी कंपनी ने इस खतरनाक स्टंट के लिए प्रशासन से कोई मंजूरी नहीं ली थी। मीडिया को शिकायत के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने खतरनाक स्टंट दिखा रहे बाइकर्स को बीच शो में ही स्टंट करने से रोक दिया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पहले स्टंट रुकवाया, फिर सभी बाइकर्स को थाने ले गई। थाना प्रभारी ने बताया कि मामले की जांच चल रही है और आयोजकों पर भी जरूरी कार्रवाई की जाएगी।
दिल्ली निजामुद्दीन में बीती रात 2 लड़कियों को ऑटो से खींचकर कार में बिठाने की कोशिश की गई। निजामुद्दीन के पेट्रोल पंप के पास ये लड़कियां ऑटो से जा रही थी। उसी वक्त कार सवार बदमाशों ने इन्हें अपनी गाड़ी में खींचने की कोशिश की। अगवा करने में नाकाम रहे बदमाशों ने लड़कियों की पिटाई शुरू कर दी। वारदात का विरोध करने पर बदमाशों ने ऑटो ड्राइवर ललित को जमकर पीटा। बुरी तरह से घायल ऑटो ड्राइवर की अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस फिलहाल मामले की तफ्तीश कर रही है। साउथ दिल्ली के हौज खास इलाके में 40 साल की एक महिला के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। पीड़ित महिला के मुताबिक उसके जानने वाले 3 लोगों ने गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। महिला एक एनजीओ में काम करती है। पीड़ित महिला की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। महिला की निशानदेही पर पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है, जबकि तीसरा आरोपी अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। दिल्ली में तेज रफ्तार ने अपना कहर बरपाया है। मॉडल टाउन इलाके में एक ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी। बाइक पर सवार सिपाही की मौत हो गई, जबकि दूसरे बाइक सवार को गंभीर चोटें आई थी। राजस्थान के अलवर का रहने वाला सिपाही अजेंद्र अपनी ड्यूटी खत्म कर देर रात घर लौट रहा था। एक बाइक सवार से लिफ्ट लेकर लौटते वक्त यह हादसा हुआ। अजेंद्र 5 साल पहले दिल्ली पुलिस में भर्ती हुआ था और भारत नगर थाने में तैनात था। पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को पकड़ लिया है और एमसीडी ट्रक को जब्त कर लिया। दिल्ली में बीती रात अक्षरधाम के पास रेत से भरा हुआ ट्रक पलट गया। ये ट्रक नोएडा से पंजाबी बाग जा रहा था। अक्षरधाम फ्लाईओवर के पास पहुंचते ही ट्रक का एक्सल टूट गया और ट्रक में 3 लोग सवार थे। सभी सुरक्षित हैं। शनिवार को शिमला में सैलानियों ने स्टीम इंजन वाली हेरिटेज ट्रेन की सवारी का मजा लिया। इस ट्रेन में 2 स्पेशल कोच लगाए गए थे, जिसमें सवार होकर 30 टूरिस्ट ने 22 किलोमीटर के सफर का आनंद लिया। स्विट्जरलैंड के बेसल में एनुअल ट्रेड शो के दौरान 329 करोड़ की घड़ी प्रदर्शित की गई। इस घड़ी में 110 कैरेट का डायमंड लगा हुआ है। घड़ी का नाम हेलुसिनेशन है। T20 वर्ल्ड कप के सुपर ट्रेन में आज टीम इंडिया का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। पहले ही सेमीफाइनल में जगह पक्की करने वाली टीम इंडिया का सुपर 10 में ये आखिरी मुकाबला होगा, जबकि ऑस्ट्रेलिया को पहली जीत की तलाश है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में मुकाबला शाम 7 बजे से होगा। भारत पहले ही अपने शुरुआती 3 मुकाबले जीतकर सेमीफाइनल में पहुंच गया है। ऑस्ट्रेलिया को सीरीज में बने रहने के लिए ये मुकाबला जीतना जरूरी होगा। T20 रैंकिंग में नंबर 1 पर काबिज भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच इससे इस फॉर्मेट में पहले 8 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों टीमों ने 4-4 मुकाबले जीते। पाकिस्तान के लाहौर में आतंकियों ने एक वरिष्ठ पत्रकार और लेखक रजा रूमी पर हमला कर दिया। हमले में रूमी के ड्राइवर की मौत हो गई, जबकि एक सुरक्षाकर्मी जख्मी हो गया। हालांकि इस हमले में रूमी बाल बाल बच गए। अफगानिस्तान में चुनाव से ठीक पहले आतंकी गतिविधियों में तेजी आ गई है। काबुल में अफगानिस्तान चुनाव आयोग के मुख्यालय में घुसे 4 तालिबानी आतंकियों को पुलिस ने मार गिराया है, जबकि इस हमले में 2 सुरक्षाकर्मी घायल हुए। रफ्तार के बादशाह यूसेन बोल्ट के एक विकलांग प्रशंसक ने एक अनोखा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। जर्मनी के तमेरू ड्रेगई ने बैसाखी के सहारे हाथों से चलकर 100 मीटर की दौड़ 56 सेकंड में तय की है। टीवी सीरियल जोधा अकबर फिर से विवादों में है। सीरियल में जोधाबाई बनी परिधि शर्मा ने निर्देशक संतराम वर्मा पर यौन शोषण का आरोप लगा दिया है। परिधि ने सीरियल छोड़ने का भी ऐलान कर दिया है। ऐसे में सीरियल के बंद होने का खतरा बढ़ गया। दिल्ली में चल रहे विल्स लाइफस्टाइल इंडिया फैशन वीक के चौथे दिन बॉलीवुड के कलाकारों ने जलवा बिखेरा। चौथे दिन रैंप पर फिल्म और अभिनेत्री नेहा धूपिया, गौहर खान समेत बॉलीवुड की कई नामी हस्तियों ने शिरकत की। बॉलीवुड मेगास्टार अमिताभ बच्चन जल्द ही अपनी आने वाली फिल्म भूतनाथ रिटर्न्स को प्रमोट करने के लिए कॉमेडी नाइट विद कपिल के सेट पर पहुंचेंगे। बिग बी ने इस शो का प्रोमो भी शूट कर लिया है। कपिल अमिताभ से अपनी मुलाकात को कभी न भूलने वाला पल बताया। अभिनेता सलमान खान ने मुंबई में डायरेक्टर जायद अली खान की आने वाली फिल्म ख्वाब का म्यूजिक लॉन्च किया। फिल्म में सिमर मोटियानी और नवदीप सिंह लीड रोल में है। फिल्म 9 मई को रिलीज होनी है। और चलिए इसी के साथ सुपरफास्ट 100 में फिलहाल बस इतना ही रुकेंगे ब्रेक के लिए। लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको बताया ठीक सुबह 10 बजे हमारा खास कार्यक्रम देखना मत भूलिएगा। चुनावी नाइट्स विद दीपक चौरसिया में मनोज तिवारी, जो कि अभिनेता से नेता बने।